नमस्कार दोस्तों, मैं सोहनलाल बागड़ा। आज के अपनी लाइव क्लासेज में जो टॉपिक रहेगा वो नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रतियोगिता के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके साथ ही जो अपनी डीएसएसबी की एग्जाम है, जो भी प्रतियोगिता है, उन प्रत्येक प्रतियोगिताओं के लिए अपना ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण साबित होगा। अपनी क्लास का लाइव टाइम रहेगा 2:30 PM, इसलिए इसी निश्चित समय पर आप अपने मित्रों को इस चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा और अपने प्रत्येक टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ में थ्योरिकल भी अपन इसका समाधान करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है। अब अपन जो अपने स्क्रीन पे सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, इनके साथ साथ अपन थ्योरिकल क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिठास शब्द है। संज्ञा के से संबंधित क्वेश्चन है, मिठास शब्द क्या है? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो देखो दोस्तों, पहले अपन को संज्ञा पहचानने के लिए मैं इसकी थ्योरी बताता हूं थोड़ा सा कि संज्ञा की पहचान कैसे होती है, संज्ञा की पहचान कैसे होगी। तो देखो संज्ञा अपने होती है 3 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इधर जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान हटाएगा और अपना जो थ्योरी है उसकी तरफ देखेगा कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली है अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरी है अपनी जातिवाचक संज्ञा और थर्ड भाग है इसका भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इन तीनों संज्ञाओं की पहचान करने का सटीक नियम है, सीधा उपाय है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है। जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन रहेगी, जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है और भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। पहला नियम हो गया। आपको 2 नियम बताने हैं, 2 नियम से संज्ञा के क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएंगे। सेकंड नियम है व्यक्तिवाचक संज्ञा स्पर्श करने योग्य और देखने योग्य होती है। ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा को अपन स्पर्श कर सकते हैं और देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को अपन स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा को अपन स्पर्श कर सकते हैं और देख सकते हैं। देखने योग्य और स्पर्श करने योग्य होती है। ओके। भाववाचक संज्ञा महसूस करने योग्य होती है। बस यही अंतर है, क्या होती है? महसूस करने योग्य होती है। ठीक है। आपको ये 2 नियम ध्यान रखना है। संज्ञा से संबंधित कितने भी क्वेश्चन हो, सभी का समाधान ठीक सटीक हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होगी। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन ही होगा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण है उनका बहुवचन नहीं बनेगा, एक वचन में रहेगा। इनके जितने भी उदाहरण है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त हो जाएगा। जैसे जयपुर है, जयपुर का बहुवचन नहीं बनेगा। राम है, राम का बहुवचन नहीं बनेगा। हिमालय, गंगा, यमुना, राजस्थान, ठीक है, महाभारत, इनका बहुवचन नहीं बनेगा, तो ये एक वचन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे जातिवाचक में आएगा शहर, शहरों, पुस्तक, पुस्तकें, दीवार, दीवारें। जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त हो वो जातिवाचक है। और भाववाचक संज्ञा हमेशा
एक वचन में रहेगी, बल्कि स्पर्श करने योग्य और देखने योग्य नहीं होती है, केवल महसूस करने योग्य होगी, केवल महसूस कर सकते हैं। इन दोनों में ये भी स्पर्श करने योग्य होती है और देखने योग्य होती है, बल्कि ये हमेशा एक वचन में रहेगी। ये स्पर्श करने योग्य और देखने योग्य होती है, बल्कि एक वचन और बहुवचन दोनों में रहेगी। ठीक है, इन दोनों में अंतर ये हो जाएगा। और ये हमेशा एक वचन में रहेगी, यह हमेशा एक वचन में रहेगी, बल्कि इसमें महसूस करने योग्य होगी। महसूस कर सकते हैं, जिसको अपन देख नहीं सकते और स्पर्श भी नहीं कर सकते, केवल महसूस करने वाले होते हैं, वो अपने भाववाचक होते हैं। ओके, इसके साथ ही मैं आपको 3 नियम और बता रहा हूं, किसके? जातिवाचक संज्ञा के। किसके? जातिवाचक संज्ञा के। ठीक है, इसमें ध्यान देना, पदार्थ की तीनों अवस्था, पदार्थ की जो तीनों अवस्था होती है, पदार्थ की तीनों अवस्था, पदार्थ की तीनों अवस्था किसमें होती है? जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होती है। कौन सी? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठीक है, अब जितने भी ठोस पदार्थों के नाम है, जितने भी ठोस पदार्थों के नाम है, सोना, चांदी, लोहा, पत्थर, बर्फ, ठीक है, और जितने भी द्रव पदार्थ हैं, तेल, घी, डीजल, पेट्रोल, पानी, ओके, और जितने भी गैसीय पदार्थ है, गैसों के नाम है, वो सदैव जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पदार्थ की तीनों अवस्था, पदार्थ की तीनों अवस्था कौन सी संज्ञा में प्रयुक्त होती है? जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो दोस्तों पहले आपको इस सारणी को अच्छी तरह से याद करना है, फिर अपन क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन फटाफट सेकंडों में हल हो जाएगा। ध्यान देना है दोबारा से कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है, स्पर्श करने योग्य और देखने योग्य होती है। ओके, जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त होती है, स्पर्श करने योग्य और देखने योग्य होती है। भाववाचक संज्ञा एक वचन में रहेगी और महसूस करने योग्य रहेगी। भाववाचक संज्ञा को अपन देख नहीं सकते हैं, इन दोनों को अपन देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, बल्कि एक वचन रहे तो व्यक्तिवाचक है, और एक वचन और बहुवचन दोनों में परिवर्तित हो जाए तो जातिवाचक है। ओके, और भाववाचक के लिए एक नियम और रहेगा अपना अलग से। भाववाचक संज्ञा के लिए एक नियम अलग से क्या रहेगा कि जिन शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, जिन शब्दों में प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, जिन शब्दों में प्रत्यय जुड़ा हो, वो सदैव भाववाचक होते हैं। ओके, व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में कभी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर उन शब्दों में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, या तो वो जाएगी भाववाचक में, या बनेगा फिर उनका विशेषण। ठीक है, अगर किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अगर किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, उसमें आपसे संज्ञा पूछी जाए तो सदैव भाववाचक संज्ञा ही होगी। ओके, तो आपको फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम ध्यान रखना है। और अब चलते हैं अपन क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, अब यहां पर है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिठास। मिठास कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, या मिठास शब्द में संज्ञा कौन सी है? ठीक है, तो पहले तो आपको यह देखना है कि मिठास देखने योग्य है, स्पर्श करने योग्य है, तब तो यहां रहेगा, और महसूस करने योग्य है तो भाववाचक रहेगा। ओके, आपको इन दोनों नियमों का ध्यान रखना है। इन दोनों नियमों से ही आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। पहला नियम और सेकंड नियम, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो देखो मिठास को अपन देख भी नहीं सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते, केवल मिठास को अपन महसूस कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा रहेगी। कौन सी रहेगी? भाववाचक संज्ञा रहेगी। ओके, तो मिठास शब्द है समूहवाचक, ये भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है, आंसर रहेगा आपका डी, भाववाचक, क्योंकि मिठास को अपन महसूस कर सकते हैं। स्वाद लेने के बाद में अपन को महसूस होगा कि खट्टा है, मीठा है या कड़वा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन रहेगा अपना, महात्मा शब्द है, महात्मा शब्द है, या महात्मा शब्द में कौन सी संज्ञा है?
महात्मा शब्द में कौन सी संज्ञा है। ओके, तो सुनो इधर, क्रिया, क्रिया नहीं है, क्योंकि क्रिया के अंत में हमेशा ना होता है। क्रिया के अंत में हमेशा क्या होता है, ना। उठना, बैठना, रोना, धोना, सोना, खाना, पीना, मरना। तो महात्मा शब्द क्रिया भी नहीं है। क्या नहीं है, क्रिया भी नहीं है, क्योंकि क्रिया के अंत में हमेशा ना का प्रयोग होता है। ओके, अब देखना आपको जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है, या व्यक्तिवाचक है। अभी अपन ने नियम बताया था, मैंने आपको नियम बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगी, ठीक है। उसका बहुवचन कभी भी नहीं बनता है, हमेशा एक वचन में ही रहेगी। तो महात्मा का तो बहुवचन बन जाएगा, महात्मा का तो बहुवचन हो जाएगा महात्माओं। क्या हो गया, महात्माओं के नाम बताओ, महात्माओं के नाम बताओ, ठीक है। फिर है आपका भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा हमेशा महसूस करने योग्य होती है। कौन सी होती है, महसूस करने योग्य होती है। जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है, एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है। तो महात्माओं का एक वचन हो गया आपका महात्मा। तो ये तो है आपका एक वचन और ये हो गया बहुवचन। ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। तो जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त हो वो होती है अपनी जातिवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक। महात्मा शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ध्यान देना, अच्छी तरह से देखना आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का नियम मैंने अभी बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है, एक वचन में प्रयुक्त होती है, और जिसको अपन देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ओके, तो देखो फिर पहला है, ए ऑप्शन में है ममता। अब ममता तो भाव है, ममता खेल रही है वो नहीं है, ममता का भाव, क्योंकि मम प्लस ता, मम प्लस ता, इसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और जिस शब्द में प्रत्यय जुड़ जाए वो भाववाचक होता है। तो ममता का भाव है, और भाव दया, ममता, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, सुख, दुख, आनंद, ये सब क्या है, महसूस करने वाले हैं। तो महसूस ममता है भाववाचक, ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बैल, बैल तो एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा बैलों। तो जो एक वचन और बहुवचन दोनों में बदले वो होती है अपनी जातिवाचक। राधे श्याम ये व्यक्तिवाचक है, बल्कि तीनों ए ऑप्शन में जितने भी है वो सभी व्यक्तिवाचक होने चाहिए। तो ये भाववाचक है, ये जातिवाचक है, और ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो गया आपका गलत। बी ऑप्शन है राधे श्याम, राधे श्याम व्यक्तिवाचक है। फिर है पन्नाधाय, व्यक्तिवाचक है। फिर है हिमालय, ये भी व्यक्तिवाचक है, ये भी व्यक्तिवाचक है, क्योंकि तीनों किस कौन से वचन में है, एक वचन में है। इनका बहुवचन नहीं बनेगा, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। आगे चलते हैं अपन सी में, गाय, गाय का बहुवचन हो जाएगा गायें, गाय का हो जाएगा गायें। और मूर्खता, मूर्खता भाववाचक है, क्योंकि मूर्खता शब्द है वो मूर्खता भाव है और कभी दिखाई नहीं देता है, महसूस करने योग्य है, तो ये भाववाचक है। फिर चालाकी, चालाकी कभी दिखाई नहीं देती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को छुपा रहा है तो अपन बोलते हैं कि ये इसकी चालाकी है, ये इसकी चालाकी है। तो चालाकी भाववाचक है, मूर्खता भाववाचक है, और गाय जातिवाचक है। ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। आम जातिवाचक है, साधना महसूस करने योग्य भाववाचक है। ऊंचाई, ऊंचाई में प्रत्यय जुड़ गया, ऊंचा धन आई, और जिस शब्द में प्रत्यय जुड़ जाए या प्रत्यय का प्रयोग किया जाए वो होते हैं भाववाचक। तो ये भी हो गया आपका
रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। कौन सा? बी। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो राधे श्याम, पन्ना दहाय, हिमालय, ये तीनों शब्द एक वचन में प्रयुक्त होंगे, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक हैं? सभी शब्द भाववाचक हैं, और भाववाचक का मतलब हो गया कि एक वचन होना चाहिए और महसूस करने योग्य होना चाहिए, एक वचन और महसूस करने योग्य, जिसको अपन देख भी नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं। एक वचन होना चाहिए और महसूस करने योग्य होना चाहिए, वो भाववाचक है। देखो, ए ऑप्शन में है धैर्य, ए ऑप्शन में क्या है? धैर्य। तो धैर्य को अपन महसूस करते हैं, दिखाई नहीं देता है। ओके, फिर है चतुराई, क्या है? चतुराई, चतुराई भी महसूस करने योग्य है। फिर है प्रेम, प्रेम को भी अपन महसूस करते हैं। ओके, तो ये तीन, ए ऑप्शन में तीनों शब्द, ए ऑप्शन में तीनों शब्द क्या है? महसूस करने योग्य है, तो भाववाचक है। आगे चलते हैं, खुलापन, क्या है? खुलापन, ये भी महसूस करने योग्य भाववाचक है। फुहड़ता, क्या है? फुहड़ता, ये भी भाववाचक है। बल्कि नेक्स्ट है सूर्य, ये भाववाचक नहीं है। क्या नहीं है? भाववाचक नहीं है। सूर्य हमेशा एक है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। अगर बार यहां पर तारा होता तो तारा का बहुवचन तारे। ठीक है, तो सूर्य, चंद्रमा, धरती, ये एक वचन में रहेंगे और सदैव व्यक्तिवाचक में रहेंगे। किस में रहेंगे? व्यक्तिवाचक में रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। फिर है अकेलापन, भाववाचक है। दृढ़ता भाववाचक है, बल्कि वृक्ष जातिवाचक है। क्यों? वृक्ष एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा वृक्षों। वृक्षों के नाम बताओ। तो जो एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त हो जाए, एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त हो जाए, वो होते हैं आपके जातिवाचक। क्या होते हैं? जातिवाचक। उदासी भाववाचक है, चालाकी भाववाचक है, बल्कि शेर जातिवाचक है। शेर क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि शेर का बहुवचन हो जाएगा शेरों। क्या हो जाएगा? शेरों। ओके, तो जो एक वचन और बहुवचन दोनों में चेंज हो जाए वो जातिवाचक। ओके, क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन से विकल्प के सभी शब्द भाववाचक हैं? इसमें शेर नहीं है, इसमें वृक्ष जातिवाचक है, बाकी जो शेष बचे हुए वो भाववाचक है। इसमें खुलापन, फुहड़ता भाववाचक है, बल्कि सूर्य व्यक्तिवाचक है। गलत है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में धैर्य, चतुराई और प्रेम, ये तीनों भाववाचक शब्द है। ओके, देश में आज भी जय चंदों की कमी नहीं है, रेखांकित पद है। देश में आज भी जय चंदों की कमी नहीं है। इस शब्द में, रेखांकित शब्द में संज्ञा बतानी है। ओके, तो मैंने बताया था कि जब एक वचन रहे, जब एक वचन रहे तो होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी रहेगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में बदल दिया जाए, बहुवचन में बदल दिया जाए, तो फिर वो जातिवाचक हो जाती है। कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और ये एक वचन से बहुवचन कौन सा बदलेगा? ध्यान रखना, कौन सा बदलेगा? व्यक्ति विशेष ही बदलेगा। कौन सा? व्यक्ति विशेष का नाम हो, व्यक्ति विशेष का नाम हो, वही एक वचन से बहुवचन में बदलेगा, और वो फिर वो आपका जातिवाचक में प्रयुक्त हो जाएगा। जैसे रावण, रावणों, जयचंद, जयचंदो। तो एक वचन से बहुवचन बनते ही
वो किसी में आ जाएगा, जातिवाचक में, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, बल्कि भाववाचक महसूस करने योग्य होगी और व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा देखने और स्पर्श करने योग्य होती है। शेष रही आपकी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो रावण एक वचन है, रावणों बहुवचन हो गया। जयचंद एक वचन है, जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है, तो ये जातिवाचक में प्रयुक्त होगा, क्योंकि जयचंद जैसे लंका का राजा रावण था, लंका का राजा रावण था। अब रावण पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के लिए कहा गया जो रियलिटी था, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कलयुग में रावणों की कमी नहीं है, कलयुग में रावणों की कमी नहीं है। ठीक है, अब ये रावणों शब्द जिस प्रयोग किया गया है, रावणों शब्द का प्रयोग किया गया है, वो पर्टिकुलर वो लंका वाला रावण नहीं है। उसके आचार विचार, रहन सहन, गुण अन्य लोगों में प्रविष्ट हो गए, तो उन गुणों के आधार पर अपन अन्य लोगों को रावण कह रहे हैं। तो ये रावणों की कमी नहीं है, ये उस रावण की जाति है, बल्कि वो खुद पर्टिकुलर रावण नहीं है। ओके, तो किसी नाम को अपन बहुवचन में परिवर्तित कर दे तो वो स्वयं नहीं होगा, उसकी जाति ही होगी। तो देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। अगर बार ऐसे होता क्वेश्चन, देश में, भारत देश में जयचंद राजा हुआ करता था, भारत देश में जयचंद राजा हुआ करता था, ऐसे क्वेश्चन आ जाए और उसमें पूछे कि जयचंद में संज्ञा बताओ, तब तो आपका व्यक्तिवाचक होता, बल्कि ये जयचंद नहीं है, उस जयचंद की जाति है, उसके लक्षण, उसके आचार विचार अन्य लोगों ने अपना लिए, इसलिए आपका जातिवाचक होगा। ठीक है, तो जयचंद में संज्ञा कौन सी है? भाववाचक नहीं है, क्योंकि जयचंद महसूस करने योग्य नहीं है, जयचंद अपन को दिखाई देता है, अपन उसको स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसलिए नहीं होगी क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा एक वचन प्रयुक्त होता है। फिर आपका जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा इसमें रहेगी। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ध्यान देना, लास्ट में भी आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ओके, अब देखना अपन को, ए ऑप्शन आपका चोरी, ए ऑप्शन है चोरी, तो चोरी को अपन देख भी नहीं सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते, चोरी हमेशा महसूस करने योग्य होती है। तो जो महसूस करने योग्य हो, महसूस करने योग्य हो, वो क्या होता है? अपना भाववाचक संज्ञा होती है। कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। वो चोर दिखाई दे रहा है, चोर, जैसे चोर जा रहा है अपने सामने से, तो अपन उसको क्या समझेंगे? उसको देखकर अपन क्या महसूस करेंगे कि ये चोरी करने जा रहा है। तो चोर दिख रहा है, चोर को अपन पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो चोर है जातिवाचक। और चोर का बहुवचन होगा, चोरों के नाम बताओ, तो चोर हो जाएगा बहुवचन। तो चोर है जातिवाचक, और चोर की चोरी अपन महसूस करते हैं, वो है आपका भाववाचक है। ओके, पीपल, पीपल नहीं, पीतल, क्या है? पीतल। अभी मैंने बताया था कि पदार्थ की तीनों अवस्था, ठोस, द्रव्य और गैस, सदैव किसमें होते हैं? पदार्थ की तीनों अवस्था किसमें जाती है? जातिवाचक में। किसमें? जातिवाचक में। सोना भी किसमें जाएगा? जातिवाचक में। ठीक है, और परिवार जाएगा आपका समूह या समुदाय वाचक, समूह या फिर समूह, समूह या फिर समुदाय वाचक। और दो किसके भेद है? ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा के ही भेद है। तो परिवार समूहवाचक में रहेगा, सोना और पीतल जातिवाचक में रहेगा, चोरी, चोरी रहेगा आपका भाववाचक। किसमें रहेगा? भाववाचक में। तो ये तीनों किसके हैं? जातिवाचक हैं, और ए ऑप्शन हो जाएगा अपना भाववाचक। तो इसमें चोरी जातिवाचक का उदाहरण नहीं है, चोरी किसका नहीं है? जातिवाचक का उदाहरण नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ठीक है, देखो, गंगा व्यक्तिवाचक है क्योंकि इसका बहुवचन है,
इसका बहुवचन बहुवचन नहीं बनेगा, बहुवचन नहीं बनेगा, ये हमेशा एक वचन में ही रहेगी। और जो शब्द एक वचन में रहे, एक वचन में ही प्रयुक्त हो केवल, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और जो एक वचन से जातिवाचक, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाए, वो जातिवाचक होता है। हिमालय, इसका भी बहुवचन नहीं बनेगा। पवित्रता, क्या है? पवित्रता। पवित्रता में देखो पवित्र प्लस ता, क्या है इसमें? पवित्र धन ता। और जिसमें प्रत्यय जुड़ जाए वो भाववाचक क्या हो जाती है? भाववाचक। और वैसे भी पवित्रता शब्द है वो महसूस कर सकते हैं। जैसे अपने सामने कोई साफ सुथरा व्यक्ति है, उसको देख करके, उसके रंग रूप आकार विकार को देख करके कह सकते हैं, या कोई भलाई कर रहा है तो, या कोई अच्छा दान पुण्य कर रहा है, ठीक है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, तो बस सोचे कि इसके मन में पवित्रता है, इसके मन में पवित्रता है। ये महसूस कर लिया अपने आचार विचार या व्यक्ति को देख करके, तो ये भाववाचक है। फिर है नदी, क्या है? नदी, ओके। और नदी का बहुवचन हो जाएगा नदियां, नदी का बहुवचन क्या हो गया? नदियां। ये एक वचन है और ये हो गया आपका बहुवचन है। तो जो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाए वो है आपका जातिवाचक। तो इसमें नदी रहेगी आपकी जातिवाचक, ओके। अगला टॉपिक है अपना, देखो साथ में क्या अगला टॉपिक है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। तो देखो सर्वनाम को हल करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम के भेद कौन से होते हैं, ताकि अपन को क्वेश्चन हल करने में कोई समस्या नहीं आए, ओके। तो देखो देखते हैं अपन। देखो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम जा रहा है, राम जा रहा है, तो इसमें राम संज्ञा है, राम को हटा करके उसके स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो आपका सर्वनाम होता है। तो राम घर जा रहा है, राम को हटाओ, संज्ञा को हटाओ, इसके स्थान पर सर्वनाम शब्द आएगा, वह जा रहा है, मैं जा रहा हूं, तू जा रहा है, आप जा रहे हो, कोई जा रहा है, ठीक है, हम जा रहे हैं, वे जा रहे हैं। ये सब शब्द क्या है? ये सभी शब्द सर्वनाम है, ओके। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो देखो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो देखो ये बता रहा हूं मैं 6 भेद कौन से हैं, ठीक है। पहला है अपना पुरुषवाचक। कौन सा है? पुरुषवाचक। फिर है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। आप तो केवल ये जो मैं लिखा रहा हूं थ्योरी, ये याद कर लेना, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। और मैं शॉर्ट पढ़ा रहा हूं बल्कि पूरा पढ़ा रहा है, ठीक है। तीसरा है अनिश्चयवाचक। तीसरा कौन सा है? अनिश्चयवाचक। एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता तो मेरे को बोल देना कि क्वेश्चन गलत हो गया। फिर है आपका प्रश्नवाचक। कौन सा है? प्रश्नवाचक, ओके। फिर है अपना संबंधवाचक। कौन सा है? संबंधवाचक, संबंधवाचक। और लास्ट भेद है इसका निजवाचक। अब आपको पता कैसे लगेगा कि कौन से उदाहरण में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। इनके सामने मैं लिख रहा हूं, जिस शब्द में पुरुषवाच्य के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाच्य के कितने भेद होते हैं? 3। तो देखो 3 कौन कौन से होते हैं, याद है ना। एक तो होता है ठीक है, 3 भेद कौन से होते हैं वो देखना। एक तो होता है उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। फिर होता है मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, ये किसके पुरुषवाचक के ही 3 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल भेद कितने हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। उसमें जो फर्स्ट भेद है, पहला भेद है, पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं? इसमें आएगा मैं, हम, मुझे। मैं, हम, मुझे, ये आते हैं उत्तम पुरुष में। ठीक है। मध्यम पुरुष में आएगा आप, तू, तुझे। आप, तू, तुझे। अन्य पुरुष में आएगा वह, वे। वह, वे। ठीक है। तो ध्यान रखना, जिन शब्दों में या जिस वाक्य में मैं, हम, मुझे, मैं, हम, मुझे आए, वो उत्तम पुरुष होता है। आप, तू, तुझे मध्यम पुरुष होता है। वह, वे आए तो अन्य पुरुष होता है। और ये तीनों मिलकर किस में आएगा? पुरुषवाचक में। किस में आएगा? पुरुषवाचक में। ठीक है। अब है निश्चयवाचक। कौन है? निश्चयवाचक में आएगा आपका यह, यह, ये। अगर जिस वाक्य में यह, ये आ जाए, वो निश्चयवाचक में आएगा। ठीक है। फिर है आपका फिर है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में आएगा कोई और कुछ। कोई, कुछ। अगर जिस वाक्य में कोई और कुछ आ जाए, कोई और कुछ आ जाए, वे शब्द हमेशा अनिश्चितता का बोध कराते हैं। तो जिसमें कोई निश्चित ना हो, निश्चित व्यक्ति वस्तु ना हो। ठीक है। प्रश्नवाचक में आएगा आपका क्या, क्या और कौन, क्या और कौन। ठीक है। संबंधवाचक में आएगा जो, सो। क्या आएगा? जो, सो। निजवाचक में आएगा आपका स्वयं, स्वतः, खुद। स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप। स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप। ओके। अब आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि कौन सा किसमें प्रयुक्त होगा। ओके। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम आपसे पूछा जा रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान करना है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के 3 भेद होते हैं। और मैं, हम, मुझे, मैं, हम, मुझे उत्तम पुरुष में आएगा। आप, तुझे, तू मध्यम पुरुष में आएगा। वह, वे अन्य पुरुष में आएगा। ओके। और फिर है यह, ये निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा कोई, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक में आएगा। क्या और कौन प्रश्नवाचक में आएगा। जो, सो संबंधवाचक में आएगा। और जिस वाक्य में स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप आ जाए, वो आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। ओके। अब फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अन्य पुरुषवाचक पूछा है। क्या पूछा है? अन्य पुरुषवाचक। तो अन्य पुरुषवाचक कौन से, किसका भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भेद है 3, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण कौन सा है? ठीक है। अपना है मैं तो उत्तम पुरुष में आएगा। किस में आएगा? उत्तम पुरुष में आता है। तुम किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। फिर है आप भी किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। फिर है इसका। क्या है? इसका। ये रहेगा आपका अन्य पुरुष में। किस में रहेगा? अन्य पुरुष में। आंसर होगा इसका डी। अब आप ये बोलोगे कि इसका कहां से आया, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। तो देखो, इसका है ना, इसका, यह, इसका, इनका, वह। ठीक है। ये इनके रूप है। अब जैसे ये 3 शब्द थोड़े हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, ये नहीं आते। इसके अन्य रूप और बनते हैं। जैसे
मैं, मुझे, हम, हमारा, मैंने, मुझे, हमारे लिए, ये सारे उत्तम पुरुष में आएगा। आप, आपने, आपसे, आपके लिए, तू, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुम्हारे लिए, ये सारे इनके ही रूप है। उसी तरह से ये मूल शब्द तो दो हैं, क्योंकि इनके रूप और बनते हैं। वह, उसका, उसकी, इसकी, इन्होंने, इनकी, इनके लिए, इनसे, है ना। तो ये सारे इसका, ये सारे इनके ही रूप है। तो अन्य पुरुष में आएगा आपका इसका, अन्य पुरुष सर्वनाम का भेद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यह, वह, ये, यह, वह, ये, यह, वह, ये कौन से सर्वनाम शब्द है, कौन से सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो देखो अभी आपने पढ़ा था कि प्रश्नवाचक में आता है आपका क्या और कौन। ओके, निश्चयवाचक में आता है यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक में आता है, अनिश्चयवाचक में आता है कोई, कोई और कुछ आएगा। ठीक है, और निजवाचक में आता है आपका स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप। ठीक है, स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप। तो मैंने अभी बताया था आपको इस क्वेश्चन में कि ये जो सारणी है ये आपको अच्छी तरह से याद करनी है। इसके बाद में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इनके आधार पर ही आपको शॉर्ट रूप में सर्वनाम के क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएंगे। ओके, तो देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम में ये नहीं आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है क्या और कौन। निश्चयवाचक आता है यह, वह। तो ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में कुछ गिर गया वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। अब रेखांकित शब्द इसमें होगा आपका कुछ। क्या होगा, कुछ। ओके, कुछ, कोई, कुछ, कोई, इनमें कौन सा सर्वनाम है अभी मैंने बताया था। देखो इधर, पानी में कुछ गिर गया, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो प्रश्नवाचक में अभी देखा था अपन ने क्या आता है, क्या और कौन। प्रश्नवाचक में क्या और कौन आता है। पुरुषवाचक में आते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, ये तीनों आते हैं। तो पुरुषवाचक भी आपका नहीं है। निजवाचक में आता है आपका स्वयं, स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप। स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप, ऐसे शब्द आए तो वो निजवाचक होता है। ओके, फिर है आपका अनिश्चयवाचक। क्या होता है, अनिश्चयवाचक है मतलब जिस वाक्य में को निश्चितता का बोध न हो, निश्चितता का बोध न हो, वो होता है आपका अनिश्चयवाचक। क्या होता है, अनिश्चयवाचक। तो इसमें आपका कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है। जैसे छत पर कोई रो रहा है, ये भी अनिश्चय है। दाल में कुछ गिर गया, ये भी अनिश्चयवाचक है। ठीक है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिस वाक्य में कुछ और कोई कुछ और कोई सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो, वो होते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन देखना अच्छी तरह से। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है वो देखना है। निश्चयवाचक सर्वनाम होते कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। यह, वह, ये और वे, ये चारों शब्द किसमें आते हैं, आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। किसमें आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो छात्र, अपन डी से देखते हैं, छात्र कहां गए, छात्र कहां गए। तो देखो कहां तो आपका क्या चीज है, प्रश्नवाचक है। क्या है, प्रश्नवाचक है। क्या है, प्रश्नवाचक है। कब, कहां, कौन, क्या, कैसे, कौन, ये जो 6 प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ठीक है, तो ये तो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। तो इसमें तो प्रश्नवाचक है। अच्छा, अच्छा है वह नहीं, अच्छा है वह नहीं,
तो ये भी नहीं है। फिर है यह मेरा गांव है, ये आ गया यह, ये आ गया गांव। तो इसमें यह शब्द, यह सर्वनाम शब्द, यह सर्वनाम शब्द है ना, सर्वनाम शब्द, ठीक है, वो गांव की ओर संकेत करे या गांव का निश्चितता का बोध करा रहा है, गांव का निश्चितता का बोध करा रहा है, ठीक है। मतलब यह मेरा गांव है, तो यह सर्वनाम शब्द गांव की ओर संकेत कर रहा है, गांव की निश्चितता का बोध करा रहा है। तो इसमें होगा जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो जो और सो किस में आते हैं, अभी बताया था मैंने आपको कि संबंधवाचक में आते हैं, किस में आते हैं, संबंधवाचक में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो जो करेगा सो भरेगा संबंधवाचक है, अच्छा है वह नहीं है गुणवा वो, इसमें आपका अन्य पुरुष भी है और निश्चयवाचक, बल्कि अच्छा यह है वह नहीं, ऐसा होता तब होता ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, अशुद्ध है। छात्र कहाँ गए, ये प्रश्नवाचक है। यह मेरा गांव है, इसमें यह शब्द गांव की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला है मैं आपको धन उधार नहीं दे सकता, मैं आपको धन उधार नहीं दे सकता रेखांकित पद है। अब इसमें रेखांकित नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अपन दोनों को कर लेते हैं, मैं आपको दोनों शब्दों को अपन रेखांकित कर लेते हैं। एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम भी प्रयुक्त हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम शब्द भी प्रयुक्त हो सकते हैं, तो अपन इसमें इस वाक्य में दोनों शब्दों को रेखांकित कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। मैं आपको धन उधार नहीं दे सकता, पहला है पुरुषवाचक, पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक है, मैंने आपको कितने वेद बताए थे अभी, 3, कितने बताए थे, 3। कौन सा, उत्तम, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उत्तम मध्यम और अन्य पुरुष, ओके। उत्तम में आता है मैं, मुझे, हम, हमारा, मैंने। मध्यम में आता है आप, आपको, तू, तुझे। अन्य में आता है वह, यह, वे, ये, ठीक है। तो इसमें मैं और आपको, तो ये जो आप सर्वनाम है ये आपको इसी का ही रूप है, जैसे आप, आपने, आपसे, आपको, आपके लिए, ठीक है, आप पर, आप में, ये सारे मध्यम पुरुष में आते हैं। मैं, मुझे, हम, हमारा, ये आते हैं उत्तम पुरुष में, ठीक है। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम ही होगा। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में अभी बताया था क्या आता है, यह, वह, ये और वे। जैसे यह मेरी गाड़ी है, वह मेरा मकान है, ये कुर्सियां, ये टूटी हुई कुर्सियां हैं। मतलब ये सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे, निश्चितता का बोध कराए, वो होता आपका निश्चयवाचक। संबंधवाचक में होता है जो सो, अभी देखा था अपन ने, जो पढ़ेगा सो सफल होगा, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, ठीक है। जो पढ़ेगा वह सफल होगा, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। तो इसमें दोनों सर्वनामों के साथ संबंध का बोध होना चाहिए। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या आता है, कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये दो सर्वनाम शब्द जिस वाक्य में आ जाए वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें पूछा है मैं आपको, तो इन दोनों में आपको सर्वनाम बताना है, पुरुषवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक किसने मंगाई है, पुस्तक किसने मंगाई है, रेखांकित में पद है, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है। तो देखो पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक में अभी अपन ने देखा था, इसमें आता है मैं, मुझे, हम, मैं, मुझे, हम, आप, तू, वह, तू, वह, ये आते हैं। संबंधवाचक में अभी बताया था, अपन देखा था जो सो आता है, ठीक है। अनिश्चयवाचक में आता है कोई, अनिश्चयवाचक में आता है कोई और कुछ आता है, कोई कुछ।
अब प्रश्नवाचक में क्या आता है? क्या, कौन, क्या, कौन, क्या, कौन। ठीक है, अब इसमें तो इनमें से कोई सा है नहीं, बल्कि ये देखो रेखांकित किसने, क्या है? किसने। ये कौन का ही रूप है। जैसे किसने, किसको, किससे। ठीक है, किससे, किस पर। ठीक है, किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए। ये सारे क्या चीज है? ये प्रश्नवाचक शब्द है। ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। क्यों? ये कौन है ना, कौन मूल रूप तो कौन है, और इनका ये रूप है, इनका ही रूप है। तो पुस्तक किसने मंगाई है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ गया, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ गया। इससे भी आप पकड़ कर सकते हो। अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर, पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, तो ये किसने सर्वनाम शब्द कौन का ही रूप है, इसलिए इसमें होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। मैं खुद ही वहां पहुंच गया। अब देखो रेखांकित पद है, ये रेखांकित दे रहा, मैं खुद ही वहां पहुंच गया। अभी अभी अपन ने देखा था कि निजवाचक सर्वनाम की पहचान कौन सा था? निजवाचक सर्वनाम की पहचान मैंने बताया था, अगर जिस वाक्य में स्वयं, स्वतः, खुद और अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद और अपने आप, ये चार शब्द दिखाई दे, स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप, ये चार शब्द दिखाई दे, वहां आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ओके, संबंधवाचक में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें आता है जो सो। ठीक है, अनिश्चयवाचक में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें आता है कोई, कोई और कुछ। ठीक है, और पुरुषवाचक क्यों नहीं होगा? पुरुषवाचक में तो आता है, अभी देखा था अपने, मैं, मुझे, हम, हमारा, आप, तू, तुझे, उससे। ठीक है, ये आते हैं आपके पुरुषवाचक में। और क्वेश्चन क्या था? मैं खुद ही वहां पहुंच गया, खुद ही, खुद ही। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अब ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको स्वयं को बताना है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा, कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा आंसर राइट होगा। ठीक है, तो देखो किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा अनिश्चयवाचक है? जो निश्चितता का बोध नहीं कराता है, जो निश्चितता का बोध नहीं कराता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इसमें देखना, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो देखो इधर, हम खुद ही इधर आ गए, हम खुद ही इधर आ गए, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, तुम कॉलेज कब जाओगे, तुम कॉलेज कब जाओगे, तुम कॉलेज कब जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? इसमें कब आ गया? तो ये है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का, किसका है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का होगा। अगर इस तुम में पूछ ले तो तुम है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में भी कौन सा है आपका? मध्यम पुरुष है, कौन सा है? मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष। ठीक है, मेरा भाई जो है तुम्हें मिला था वह, और जहां पर जो और सो की बात आ जाए, जो और सो, सो का मतलब होता है वह, वहां पर कौन सा होता है आपका? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है? संबंध
वाचक है। हम खुद ही अभी बताया था, जहां पर खुद स्वतः स्वयं आ जाए, खुद स्वतः स्वयं आ जाए, वो कौन सा होता है? निजवाचक। कौन सा होता है? निजवाचक होता। अब हम किसी से कुछ नहीं कर सकते, किसी से कुछ नहीं कर सकते। अभी अपन ने देखा था कि जहां कोई और कुछ आ जाए वहां अनिश्चयवाचक होता है। कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक। कोई कुछ आ जाए तो अनिश्चयवाचक होता है। अब ये कोई है, इसका रूप होता है ऐसा, किसी ने, किसी ने, किसी को, किसी को, किसी से, किसी से, ये सारे इसी के रूप है। किसी ने, किसी को, किसी से, किसी के लिए, किसी पर, किसी में, ये सारे किसके रूप है? कोई के ही रूप है। ओके, तो इसमें पूछा है हम किसी से कुछ, अगर दोनों शब्द रेखांकित होते, अगर दोनों शब्द रेखांकित होते तो भी आपका अनिश्चयवाचक ही होता। तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपना, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो आंसर हो जाएगा अपना ए। ठीक है, तो दोस्तों अपना जो ये ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे, इसमें 2 टॉपिक थ्योरी के साथ में क्लियर हो चुके हैं। धन्यवाद।